नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर फाइनली इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी काफी अच्छे बहुमत के साथ जीतकर आ चुकी है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर तारिक रहमान, जो 17 साल से यूएसए के अंदर एग्जाइल में रह रहे थे, अभी कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश के अंदर लौटे थे, अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां कर रहे हैं। इनके द्वारा शपथ समारोह के अंदर काफी सारे देशों के लीडर्स को बुलाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट भेजा गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले, इसके क्या मायने रहेंगे, क्या भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। साथ ही तारिक रहमान का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का भारत के प्रति क्या रवैया रहने वाला है, भारत के प्रति किस प्रकार की पॉलिसी रहने वाली है, इन सब चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप देखो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया कहलाती है, भारत के प्रति काफी अच्छा रवैया इनका रहा नहीं है। तो क्या तारिक रहमान के आने के बाद से चीजें बदलेंगी, किस प्रकार से चेंज होगी, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे मोहम्मद यूनुस के पेरिस भागने की तैयारी की। कहा जा रहा है कि तारिक रहमान के द्वारा जांच कमेटीज का गठन किया जाएगा मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस की सरकार में रहे मंत्रियों के खिलाफ उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस चक्कर में पेरिस भागने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के काफी सारे मंत्री भी इसी फिराक में हैं। तो जानेंगे आज के सेशन में पूरा मुद्दा क्या है, इन सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी प्लीज जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी काफी भारी बहुमत से जीती है। 212 सीटें इन लोगों को मिली है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी प्लस गठबंधन की कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं। 299 टोटल सीटें हैं। 212 बीएनपी और उसके गठबंधन को मिली, 77 जमात को मिली, जिस जमात के जीतने के कयास लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जहां जमात को 77 सीटों पे सिमटा दिया गया है। ये एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की हार के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप देखो कि बहुमत के लिए 150 सीटें चाहिए थी, जिसमें से 212 बीएनपी को मिली है। भारत के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस आप इसको कह सकते हो। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, उनके बारे में काफी समय से चर्चा चल रही है। आप लोग इनके बारे में जरूर से अब तक जान चुके होंगे। इनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कांग्रेचुलेट किया गया, तारिक रहमान को, बीएनपी को, इनकी डिसिसिव विन के लिए, और इनको बोला कि आपके ऊपर बांग्लादेश के लोगों का विश्वास है, आपकी जीत इस चीज को प्रदर्शित करती है। खैर, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी को इनवाइट भेजा गया शपथ समारोह के लिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है। 17 फरवरी को जब तारिक रहमान का शपथ समारोह होगा, उसी दिन इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, यात्रा करने वाले हैं भारत की, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स है। तो इस चीज को लेकर बांग्लादेश भी काफी अच्छे से चीज जानता है कि जब ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स होते हैं तो उनको चेंज नहीं किया जाता। तो भारत की तरफ से ओम बिरला जी को, जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको शपथ समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जा रहा है। तो इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में किसी भी प्रकार की तल्खी आएगी, इस चीज को नहीं कहा जा सकता। ये सब बेसलेस हैं, इस प्रकार की चीजें कहीं से भी आधार नहीं रखती हैं। अब बात करते हैं तारिक रहमान की। तारिक रहमान से जब पूछा गया कि भारत के प्रति इनका रवैया किस प्रकार का रहेगा, भारत के प्रति किस प्रकार की नीतियां अपनाने वाले हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि हम पहली चीज तो भारत के साथ बराबरी के संबंध चाहते हैं, और दूसरी चीज कि हम बांग्लादेश को और बांग्लादेशियों के हितों को सबसे पहले रखेंगे और उन्हीं को देखते हुए किसी भी देश के साथ संबंधों को बरकरार रखा जाएगा। हमारी विदेश नीति में बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों का हित सबसे पहले आता है। अपने देश और लोगों के हितों की रक्षा करके हम अपनी विदेश नीति को तय करने वाले हैं। और आप देखो कि भारत के प्रति इनका रवैया उतना टफ दिखाई नहीं दे रहा, स्टैंस इनका सॉफ्ट है। जब शेख हसीना के प्रत्यार्पण की इनसे बात की गई ना, तो इन्होंने बोला, ऐसा नहीं कहा इन्होंने कि भारत को भेजना ही चाहिए, भारत को उन्हें प्रत्यार्पित करना चाहिए, बांग्लादेश को सौंपना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया कि ये सब चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और नियमों के आधार पर ही सारे काम किए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि भारत के प्रति इनकी जो टोन है वो थोड़ी सॉफ्ट है। तो भारत के लिए काफी अच्छी चीज है, बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने का काफी अच्छा मौका है। अब आप देखो कि बांग्लादेश के अंदर एक सांसद है जो कि हिंदू है और जीत कर आए हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, काफी अच्छी बहुमत से इन्होंने भी जीत दर्ज की है, गायेश्वर चंद्र रॉय।
इनके इंटरव्यू में इनके द्वारा भी एक बात बोली गई कि भारत को यदि बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने हैं तो उसके लिए भारत को पहल करनी होगी और पहल की जा सकती है शेख हसीना को वापस से बांग्लादेश को सौंपकर। ऐसा करके भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए अच्छी पहल कर सकता है और बांग्लादेश चाहता है, बांग्लादेश के लोग चाहते हैं, बांग्लादेश की सरकार मतलब कि बीएनपी चाहती है कि भारत के साथ अच्छे से संबंधों को मेंटेन किया जाए। जो हिंदू विरोधी हिंसा थी जो पिछली सरकार के दौरान हुई थी, बीएनपी के टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होने वाली है, ये बातें भी इनके द्वारा बोली गई। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश नेशनल पार्टी भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के पक्ष में है, बांग्लादेश के हितों को ऊपर रखते हुए। भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। यदि जमात की सरकार बांग्लादेश के अंदर आती तो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता था। अब यहाँ पे आप देखो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर काफी जांच कमेटी बिठाए जाने की बात रहमान सरकार के द्वारा की जा रही है। जांच कमेटी इनके ऊपर किस लिए बिठाई जाएगी? क्योंकि अपनी सत्ता के दौरान रहते हुए इन्होंने अपनी संपत्ति में काफी ज्यादा इजाफा कर लिया है। इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के बारे में यदि बात करें तो 21 में से 18 जो इनके मंत्री थे उनकी संपत्तियों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है एक साल के अंदर अंदर। एक साल इनकी सरकार रही है लगभग अंतरिम सरकार, उसमें से 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति काफी ज्यादा बढ़ी है। जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, उनकी संपत्ति में 11% तक का इजाफा हुआ है। 11%। आप देखो मोहम्मद यूनुस की कुल संपत्ति अब 12 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख समथिंग लगभग कुछ इजाफा इनकी संपत्ति के अंदर हुआ है। इस चीज को लेकर जांच कमेटी बिठाए जाने की बात कही जा रही है कि अचानक से इनकी संपत्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। अंतरिम सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में सबसे ज्यादा वृद्धि यूनुस की संपत्तियों के अंदर हुई है। दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान आते हैं, जिनकी संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। और आप देखो कि इस दौरान ये खबरें निकल कर आती है कि मोहम्मद यूनुस पेरिस भागने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाने वाली है। और यहाँ पे काफी सारे ऐसे मंत्री भी हैं जिसमें नाम आ रहा है आईटी मंत्री फैज का, जिनके ऊपर भी काफी सारे आरोप इसी प्रकार के लगाए गए हैं कि इन्होंने सत्ता के दौरान रहते हुए काफी सारी विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए काम किया। ये तो ऑलरेडी नीदरलैंड जाकर बस भी चुके हैं, ये देश छोड़कर चले गए हैं नीदरलैंड। और अब काफी सारे मंत्रियों की इसी प्रकार की बातें चल रही हैं कि वो जाकर बसने वाले हैं पेरिस, कोई पेरिस जा रहे हैं, कोई यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, तो इनके ऊपर जांच बिठाई जाएगी। तो ऐसा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो कि जो तारिक रहमान है वो जमात के साथ भी अपने संबंधों को कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जमात के द्वारा 32 सीटों पर चुनाव जो संपन्न हुए हैं उनमें 32 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया गया। तो जमात के द्वारा कहीं ना कहीं इसी प्रकार की चीजें की जाती रहेंगी तो सरकार चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देश के अंदर शांति बनी रहे, सत्ता अच्छे से चलती रहे, तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट शक्तिशाली ग्रुप है, उसके साथ संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। तो इसके लिए प्रयास तारिक रहमान के द्वारा किए जा रहे हैं। तो तारिक रहमान सभी गुटों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रति भी ज्यादा हार्ड अप्रोच इनकी नहीं है, लेकिन ये जमात को भी पीछे छोड़ना नहीं चाहते, उनके साथ भी सहयोग बनाए रखने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की। पिछले 10 से 15 दिनों से लगभग पाकिस्तान के 6 वरिष्ठ आर्मी जनरल बांग्लादेश के अंदर डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से चाइना के द्वारा भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं कि किस प्रकार से नई सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान तो सोच रहा था कि यदि जमात की सरकार आ जाती है, जमात जीत दर्ज कर लेता है, तो बांग्लादेश पर पूरी तरीके से पाकिस्तान अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो नई सरकार बनी है उसके साथ किसी ना किसी तरीके से संबंधों को मजबूत किया जाए। अब यही चीज यहां से अपनी तरफ से भारत को करनी है। जो बीएनपी की सरकार आई है, तारिक रहमान की सरकार बनेगी, वही अब बांग्लादेश की सच्चाई है। शेख हसीना इस वक्त सत्ता के अंदर नहीं है, तो शेख हसीना से हमारा जो मोह है उसको छोड़ते हुए बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ जितने अच्छे संबंध हो सके उसको मेंटेन करना भारत के कहीं ना कहीं फायदे में रहेगा। उसके लिए यदि शेख हसीना का प्रत्यार्पण करना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि भारत को हिचकिचाने की जरूरत है। इस बात पर आप लोग क्या मानते हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ भारत को किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए? भारत के हितों को किस प्रकार से हम मजबूत बांग्लादेश के अंदर कर सकते हैं? बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हम नई सरकार से किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।